अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 24 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। कल आपके होमवर्क में गावा लीजिंग लिमिटेड वाला क्वेश्चन था और आपने नोट बनाना था, तो क्या सूरत हाल है? हो गया था? सारा सही हो गया था? क्विकली कर लें इसको, क्विकली करना है लेकिन, ठीक है जी बच्चों। सवाल जरा देख लेते हैं। नॉन कैंसिलेबल 3.5 साल का अरसा था और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट 48 मिलियन की एरियर में थी। लेसर का नोट बनाना है, ठीक है। अच्छा, और लीज के अंदर ऑप्शन था एक्सटेंशन का 1.5 साल का, जिसमें सेमी एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड में जो होगी वो 15 मिलियन होगी। ये बताता है एक्सटेंडेड पीरियड का, इसी तरह से उस दिन का क्वेश्चन भी था ना, ठीक है। ये भी एरियर में ही है। इट इज रीजन सर्टन दैट एचएल विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, मतलब हमारी लीज टर्म 5 साल की। फिर इम्प्लिसिट रेट 10% है, यूजफुल लाइफ 6 साल है, और 5 और 6 को कंपेयर करें तो यहीं से पता लग गया था कि ये कौन सी लीज है, हमारी फाइनेंस लीज है सिंपल लेसर। जीआरवी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 20 मिलियन। अब लेसर का सवाल है तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो सारी की सारी अनगारंटीड आपकी यूज हो जाएगी, ठीक है। GLL incurred a direct cost of 10 million and general overheads of 0.5 million to complete the transaction। तो IDC तो 10 मिलियन ही है, जो जनरल ओवरहेड्स होते हैं वो आपके एक्सपेंस आउट होते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी अगर एंट्रीज तो मांगी नहीं, अगर एंट्रीज करनी होती तो इसको हम सिंपल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर देते, ठीक है। अब क्विकली क्वेश्चन को कर लेते हैं। वर्किंग वन, कॉस्ट और फेयर वैल्यू आएगी ना पहले जी। सिंपल लेसर है, सिंपल लेसर है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डाउन पेमेंट यानी वही लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी, लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। चले, लीज पेमेंट में डाउन पेमेंट है कोई? अच्छा, एनुअल रेंटल्स हैं 48 मिलियन के, कितने? 7 हैं, और फिर 15 मिलियन के 3 हैं, और कोई जीआरवी नहीं है, लेकिन यूजीआरवी सवाल के अंदर है 20 मिलियन, ठीक है जी। तो आंसर आ गया, ये मिलियन में है ना सवाल सारा, रुपीज इन मिलियन कर रहे हैं जी हम, और ये 401। नेट इन्वेस्टमेंट में आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालनी होती है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। अब लीज पेमेंट के अंदर थोड़े से रोले हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम अपना स्केड्यूल बना लेंगे, उससे ज़रा हमें फ़ायदा हो जाता है। पीवी ऑफ यूजीआर। अब वर्किंग नोट बनाना है ना, नोट, तो हमें अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी चाहिए होगी, ठीक है। चले, अच्छा जी, डेट आ गई, थोड़ा सा और डिस्क्रिप और इंस्टॉलमेंट, डेट और इंस्टॉलमेंट, तो ये दो कॉलम्स फटाफट बना लेते हैं। लीज स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई 17 पे, और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये बड़ा मसला है। कल वैसे बनाई तो थी, चले खैर, 1 जुलाई 2017, फिर पहला ईयर एंड होगा, हाफ ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 17, फिर 30 जून 18, फिर 31 दिसंबर 18, फिर 30 जून 19, फिर 31 दिसंबर 19, फिर 30 जून 20, 31 दिसंबर 20, कब तक जाना है? 30 जून 21, 31 दिसंबर 21, 30 जून 22, शुक्र। 48 7 किराए आने, ये जनाब हो गए आपके 7 किराए। उसके बाद 15 के 3 किराए हैं, लेकिन आखिरी किराए में यूजीआरवी भी है, ठीक है। तो 15 प्लस जीआरवी कोई नहीं, प्लस 20 यूजीआरवी आती है, ठीक है। ये लिख लेते होते हैं, हमें बाद में फिर हेल्प हो जाती है इसकी वजह से नोट भी बनाते हुए, ऐसे ही है। और ये आ गई जनाब यूजीआर, ठीक है। तो ये बन गया जनाब 35। अब
ये जो 48 हैं 7, इनको जब आप एनविटी का फॉर्मूला लगाएंगे, रेट एनुअल होगा तो सेमी एनुअल कर लेना है। रेट सेमी एनुअल करके आप जब इस पे एनविटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो इधर आ जाएगा। अब बाकी जो 15 हैं, 1 2 ये पढ़े और तीसरा ये पढ़ा है, ठीक है। इन 3 15 पे भी आप एनविटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? तो बोलो, इस पे लगाएंगे तो ये आएगा ऐसे अपने से 1 पीरियड पीछे। उसके बाद इसको भी लाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 6 महीने पीछे, 7 सेमी एनुअल पीछे आना पड़ेगा। रेट सेमी एनुअल यूज करेंगे, यही चला लेंगे, ठीक है। और फिर आखिर में 20 रह जाएगा, उसको सिंपल डिस्काउंट कर लेंगे और उसको हम लेकर आएंगे। ऑप्शन मौजूद है, आप चाहे एनुअल रेट यूज करें उसकी मौके पर जाकर, या आप सेमी एनुअल करके ही आप पीरियड्स को माइनस कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 48 पर पहले आप लगाएं जी एनविटी का फॉर्मूला 1 - 1 पॉइंट। अब रेट देखना पड़ेगा। रेट है जनाब, इम्प्लिसिट रेट 10% है। इसको हाफ ईयर करना हो तो डिवाइड बाय 2 कर दें, या हम यूं करते होते हैं 10% को डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, तो ये मंथली रेट बन जाता है। और उसको जिस तरह से करना है, क्या करना है जी, हमने 6 मंथली करना है तो इंटू 6 कर दें, ठीक है। तो बहरहाल ये कितने परसेंट बन गया? तो 1.05। अब ये कितने कराए हैं 48 वाले? 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 डिवाइडेड बाय 0.05। ये तो आ गया अपने मुकाम पर, ठीक है। जो 15 है, इस 15 के साथ मसला क्या है? इस 15 को जब आपने एनविटी का फॉर्मूला लगाना है, अब ये कितने 15 हैं? 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 माइनस किया आपने, डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो ये कहां पहुंच जाएगा? ये अपने 30 जून 21 से एक पीरियड पीछे। रेट अगर सेमी एनुअल है तो एक सेमी एनुअल पीछे, रेट मंथली है तो एक मंथ पीछे, रेट एनुअल है तो एक साल पीछे, रेट क्वार्टरली है तो एक क्वार्टर पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहां से उठाना है और उठा के लेके आना है यहां पर। अब रेट जब 5% चल रहा है तो उसी को ही चला लेते हैं और 6 मंथ्स को ही गिन लेते हैं। तो यहां पर हम फिर एक इसके लिए किया करते थे सिंपल डिस्काउंटिंग वाला। उसमें मैंने क्या कहा जी, कितनी 6 महीने पीछे लाने हैं आपने? यहाँ पे मौजूद है ना, तो वही 1 2 3 4 5 6 और 7 दफा पीछे लाएंगे, तो माइनस इंटू 1.05 रेज़ टू पावर -7, ठीक है जी, सही हो गया। और यूजीआरवी, जीआरवी तो है नहीं, यूजीआरवी 20 है। अब यहां पर ऑप्शन है आपके पास 1.05 यूज करना है तो फिर 6 महीने गिन के पीछे लाएं, सिंपल डिस्काउंटिंग है। आप 10% यूज करके 5 साल पीछे भी ला सकते हैं। ये बात समझ आई? अगर आप यहां पर 1.1 लिख लें तो फिर ये यहां से कितने साल पीछे आना? 30 जून 22 पे है ना, तो 30 जून 21, 30 जून 20, 30 जून 19, 30 जून 18, 30 जून 17, क्या मतलब 5 साल पीछे। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि जब एक बार रेट 5% कर लिया, सारे सवाल में 5% ही यूज कर रहे हैं, तो फिर इसको भी उसी तरह से रखें, 5% से इसको डिस्काउंट करें। अब कितने 6 महीने पीछे आना है, तो 5 साल में 10 बार होते हैं, वैसे गिनना है वैसे गिन लो, यहाँ पे मौजूद है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -10 कर लें, ठीक है जी। बताएं जी, ब्लैक का आंसर अलग बता दें, 278, और रेड का आंसर अलग बता दें 12, और टोटल अलग बता दें। ये सारे का ब्लैक का मैंने बताया, मैंने कहा था कि आपने ये सारा जो है ना, ये यहां तक, ये क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, कितना? 307, ये आ गया। 12 पीवी ऑफ यूजीआरवी आ गया। ये रेड का अलग से आंसर है, ठीक है ना। अलग रखने की वैसे आदत हमें पड़ी हुई है, जरूरी तो ये कब है? जरूरी तो ये डीलर मैन्युफैक्चरर में तो लाजमी है करना, लेकिन इसमें भी टेस्ट के लिए अलग रखते हैं। तो मैंने एक आदत ही आपकी बनाई हुई, आपने कौन सा डिफरेंट कलर यूज करना है पर्चे के अंदर, बस एक आदत है अलग रखने की, तो कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह के सवालों में अब आपको पता है आपको अलग रखने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि टेस्ट नंबर 3 से ही आपकी ये फाइनेंस लीज बन गई थी। हाँ, अगर टेस्ट नंबर 3 क्लियर ना होता तो इसको रखना अलग मजबूरी थी, क्योंकि टेस्ट 4 लगाकर पता लगना था कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। ओके, चले, खैर आंसर 319। और नोट जब बनाने की बारी आएगी तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हमें चाहिए होगी,
तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है इन दोनों का डिफरेंस 401 माइनस 319 इज इक्वल टू 82। ठीक है जी। ओके नाउ डिस्काउंटिंग। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या थी? नोट कौन से साल का? 30 जून 2018 का। चलो तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका नेट इन्वेस्टमेंट। ये छोटी छोटी बातें बस याद रखने वाली हैं। आज समरी पढ़ाता हूँ, सारी समरीज अब हम पढ़ सकते हैं। सारी समरीज में सिर्फ मैन्युफैक्चरर डीलर की समरी में एक पॉइंट मैंने अभी भी पेंडिंग रखना है, वो जब पास पेपर 15 में एक पार्ट है, जब तीसरा गालिबन है, वो करवाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर उसको ओपन करेंगे। फिलहाल उसके अलावा बाकी सब कुछ हमने कर लिया है। लीज क्लासिफिकेशन आज हमने कर लेनी है इंशाल्लाह। चीज़ें तकरीबन हमने बराबर कर ली है। ठीक है जी। तो 1 जुलाई पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 319 या 307? 319 नेट इन्वेस्टमेंट, पीवी ऑफ एलपी नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो 319। इंटरेस्ट 5% यूज कर लोगे ना अब, तो बस सुकून से चलते रहो जी। 16, 32, 287 और एक और भी करें 14, 34, 253। अब 30 जून 18 के नीचे लाइन लगेगी, ऊपर अर्नड, नीचे सब अनअर्नड। एरियर वाला सवाल है ना, एडवांस नहीं टेंशन हो। ठीक है, तो इससे आगे मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ से हमें मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए कैश फ्लोज भी मिल गए, जो हमने वैसे निकाले तो थे इसको देखने के लिए, तो हमारे नोट के लिए वर्किंग इनफ है। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। पड़ गई ज़रूरत तो एक आधा आगे चले जाएंगे, कम से कम काम करें, ज़रूरत पड़े तो एक आधा आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? नोट। क्या है नाम इसका? GLL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। बोलो, ये अगली लाइन में लिखना होता है प्रॉपर। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रॉपर लिखना होता है। ठीक है। नोट का कोई नंबर डालें, आज 9 कर लेते हैं। फाइनेंस लीज, कौन सी लीज है जी? फाइनेंस लीज 9.1, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू a lease agreement as a lessor. Semi-annual rentals are payable in arrear and implicit rate is 10% per annum. कोई मसला नहीं, 5% कैलकुलेशन में यूज किया तो एनुअल 10% ही था ना, आपने पर एनम ही लिखा है तो वो 10% ही लिख दें, इनफ है। ओके। उसके बाद 9.2 में क्या होता है जी? मैच्योरिटी एनालिसिस, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज होते हैं। अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज में हर बार बोलता तो कम से कम पूरा ही हूं, पर्चे में ना UDCFS लिखा ना। अब एक ही साल का नोट है, कंपैरेटिव तो नहीं मांगा उसमें। ये अपना साल है, आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी हमने। अब ये आप खड़े हैं, आगे सेमी एनुअल है, ध्यान से देख लें। ठीक है, तो यहां खड़े होकर एक साल के अंदर अंदर ये बन रहे हैं दोनों, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर ये दोनों बन रहे हैं, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर ये बन रहे हैं, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर ये सारे बनेंगे। ठीक है, और सही है? थोड़ा जा गंद पै गया, चलें बाहर। ज़बानी कलामी अब तो कर लेते हैं, आसान सा काम है, इतना आसान स्टैंडर्ड था, पता नहीं ऐसे ही लोगों ने डराया हुआ। सब तो खत्म हो गया, पास पेपर आप कर रहे हैं, खुद ही करके आते हैं, ये अब आप खुद करके आए हैं सवाल। ठीक है, तो लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4। ठीक है, लेकिन 3 to 4 करते हुए 20 नहीं आता, 0 है जो, वो अगर होती को फिगर तो आ जाती। ठीक है, तो लेस देन 1 ईयर जी, लेस देन 1 ईयर में 48 प्लस 48 96, फिर 1 to 2 ईयर्स जी, 1 to 2 ईयर्स 48 प्लस 48
48 इंटू 2 भी लिख सकते हैं आप, 96। अच्छा, उसके बाद ये 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर जो है 48 प्लस 15 बन गया। तो 2 to 3 years में 48 प्लस 15 63 यहाँ पे पहुंच गए। फिर 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर 15 जमा 0, 15 जमा 15 जमा 0, 0 लिखूंगा मैं, ठीक है ना। जीआरवी यहाँ पे आती है, यूजीआरवी यहाँ पर नहीं आती। तो 3 to 4 years, ये जितना टाइम गिवन होता है मार्क्स के हिसाब से उतने में कर लेते हो ना। अब सवाल, सारा सवाल बिल्कुल सही हो गया था, सोल्यूशन तो नहीं देखा था ना पहले। सबसे आसान अब टॉपिक ये लगने लग गया ना आपको कि नहीं अभी। तो 15 प्लस 15 प्लस 0, मैंने 0 लिखा ताकि आपको याद रहे ये क्या होता है, जीआरवी है नहीं सवाल में, लेकिन बार बार लिखकर ये रख लेते हैं। पर्चे में बेशक ना लिखिएगा। ये कितना आ गया जी, 30। तो टोटल लीज रिसीवेबल कितना आ गया, 285। अब लेसर का नोट है तो रिकंसिलिएशन भी बनानी पड़ेगी, 9.3। और इसके बाद पीपीई का नोट भी बनाएंगे ना। फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज है, एसेट किताबों से निकल चुका है जी। टोटल लीज रिसीवेबल ये यहीं से उठ के आ जाएगा, 285, यही आ जाता है एज इट इज। इसमें हम ऐड किया करते हैं अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, पर्चे में पूरा लिखना है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी, 20। और ये जनाब 305 जो है ये आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन गई। इसमें से आपने लेस करना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। बेटा ये पूरा लिखना है पर्चे में प्लीज, काटने चाहिए उसको, कहेगा ये क्या लिखा हुआ है। ये हमारी क्लास में अगर यूएफआई है तो हो सकता है किसी और की क्लास में कोई और एब्रीविएशन हो। फिर जितने बच्चे जितने उस्तादों से पढ़े हर एक के अपने अपने एब्रीविएशन हो, तो वो तो बेचारा फिर यही देखता रहे कि ये है क्या। पूरा लिखें, क्यों नहीं आप लिखेंगे जब रिक्वायरमेंट है। कितने नंबर हैं इसके, 9 नंबर के सवाल के अंदर आपके पास कोई 13-14 मिनट हैं, आपको ये काम आता है तो आप 5-7 मिनट में कर लेते हैं। पूरा लिखें, ठीक है जी। अब मसला क्या है, पूरा तो हमने किया ही नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारा अर्न्ड है, ये भी हमारा अर्न्ड है, कमा चुके। अब टोटल स्टार्टिंग पॉइंट पर जो अनअर्न्ड था 82 था, 1 साल गुजरने पर ये अर्न हो गया, तो 82 में से ये माइनस कर दें तो बाकी सारा क्या है, अनअर्न्ड, ठीक है। तो 82 में से आपने माइनस करना है 16 और 14, ठीक है जी। तो ये आपके पास 52 आ गया, माइनस हो गया, तो आपके पास आंसर है 253। ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। अगर सवाल में मैच ना करे, एक नज़र सिर्फ डालें, को समझना है तो जाने दें आगे, फिर नहीं पकड़ी जा रही बात। वैसे अभी तो हमारा मैच कर, इसको नोट करें। फिर मैंने ना इसी सवाल को लेसी के लिए आपको बताना है कि क्या चेंज आएगा इसमें। जी गड़बड़ कर दूं अब इसमें, जी करने लगा हूं गड़बड़। अगर यही सवाल सारा ऐसे ही होता, लेकिन रिक्वायरमेंट होती कि आप हनी बैरी लिमिटेड की किताबों के अंदर नोट बना दें, यानी लेसी का सवाल बन जाता, तो क्या चेंज आती। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये नज़र नहीं आना था, लेसी के सवाल में यूजीआरवी नहीं होता। दूसरा, ये नहीं आना था, इसका मतलब ये 35 की बजाय क्या होना था, 15। और तीसरा, रेकंसिलिएशन नहीं बननी थी। डिस्क्रिप्शन ज़ाहिर है आप चेंज कर ही लेते हैं, ठीक है। और एडिशनल चीज़ क्या होनी थी, नोट्स के अंदर आपका एक लेट से 10वां नंबर नोट होता राइट ऑफ यूज़ का, जिसमें आपने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग, एडिशन,
क्लोजिंग, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और वो सारा काम आपने कर लेना था। ये आपका सवाल, यही सवाल आपका अब लेसी का बन गया। तो हो सकता था, कोई मसला है? तो एक ही सवाल दोनों तरह से आपको करना आता ही है, ठीक है? तो ये काम आप कर लेते। ये क्या है जी? फॉर लेसी। अगर ये लेसी का सवाल होता तो ये मैंने आपको दूसरा सवाल भी करवा दिया, ठीक है? लेसी का सवाल होता तो क्या चीज ना होती, ये आपके सामने। जीआरवी तो होती है ना लेसी के सवाल में, और जीआरवी है नहीं, ठीक है? तो ये कल हमने यहाँ पे बनाया था, लेकिन हमने आज इसको इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, एक और सवाल भी होमवर्क में था, 15 का 1, कैसा रहा वो? बल्कि यहां कर लेते हैं। टू भी कर लेंगे, 3 में मेरे ख्याल में वो आई थिंक मसला है एक, चलें देख लेंगे। अच्छा जी, 15 का 1 अब हम कर रहे हैं। यही कर लें जी बच्चों। SAL ये भी हो गया था सवाल, बोलो। तो रिसेंट सवाल भी अब तो आपसे होने लग गए यार, ये तो कोई बात नहीं। SAL is a dealer of specialized vehicles. SAL acquires each unit of vehicle alpha from a manufacturer at a cost of 26 मिलियन। अब ये डीलर है, डीलर, ठीक है भाई साहब, डीलर हैं, और ये मैन्युफैक्चरर से एक मशीन, एक व्हीकल है अल्फा, वो 26 मिलियन का लेते हैं और इसको बेचते हैं 30 मिलियन का। तो ये क्या आ गई जी? कॉस्ट, और ये क्या आ गई? फेयर वैल्यू। तो लेसर अगर डीलर या मैन्युफैक्चरर हो तो फिर दो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, यही कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ये मिल गई। दूसरी एहतियात हमें करनी पड़ती है कि अगर इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट दोनों गिवन हो तो हम हायर लेते हैं। अच्छा, द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अल्फा इज 5 ईयर्स। तो ये 5 ईयर्स लाइफ भी आ गई। टेस्ट लगाने के लिए देख लेंगे कि अगर डीलर लेसर ने लीज की है, सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए हैं तो फाइनेंस, नहीं तो ऑपरेटिंग। तो 5 टेस्ट जो लगाते हैं। फ्यू prospective customers did not have adequate funds to purchase alpha on cash, therefore SAL entered into following arrangements during the year ended 31 दिसंबर 2020। तो डिफरेंट लीजेज उसने की हैं और ये कह रहा है कि इनके पास कैश के पैसे नहीं थे, इसलिए इनके साथ हमने ये लीज अरेंजमेंट्स किए हैं, ठीक है? ये अरेंजमेंट्स किए हैं। अब ये लीज है या नहीं है, फिलहाल वो पढ़ाया नहीं है, लेकिन पहला लीज ही है, ठीक है? ऑन यकम जनवरी, ईयर एंड क्या है? वो कहते हैं प्रिपेयर करो जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो ईयर एंड 31 दिसंबर है, ओके? और ये यकम जनवरी 2020 पर SAL लीज्ड अल्फा टू हारिस फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 4 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम। ये इम्प्लिसिट रेट आ गया, ठीक है जी, ओके? अच्छा, उसके बाद यार कर दे यार हाईलाइट यार, कोई मसला नहीं। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम। पेमेंट इज टू बी मेड इन 4 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑन 31 दिसंबर यानी एरियर। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड एट, ये आरवी है, विच इज गारंटीड बाय आ। अब ये क्या चीज है, इसको फिलहाल छोड़ दें, पढ़ाया नहीं ना अभी, ठीक है? छोटी सी बात रहती है, विच इज गारंटीड। इतनी सी बात बता दूं, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ इस IFRS 16 के मुताबिक वही है जो लेसी ने गारंटी की हो या जो लेसी के किसी जानने वाले ने की हो या सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी ने कर दी हो, ठीक है? लेकिन जो लेसर का जानने वाला नहीं है तो वो तो आउटसाइड वर्ल्ड है। तो स्टैंडर्ड कहता है आउटसाइड वर्ल्ड, लेसी या उसके रिश्तेदारों के अलावा या आपके जानने वालों, इवन के लेसर के जानने वाले को भी वो कहते हैं कि इसकी गारंटी भी हम गारंटी नहीं मानते। तो ये छोटी सी बात अभी करने वाली रहती है, कर लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मैंने इसको ब्लैक इसलिए कर दिया है कि ये गारंटीड नहीं है, ठीक है? रिलेटेड टू SAL, मतलब SAL लेसर तुम्हारा रिश्तेदार गारंटी कर रहा है,
ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है ना, गारंटीड रेजल वैल्यू के अंदर ये बात आपको बतानी अभी रहती है, बता दूंगा फिर किसी वक्त, जब थ्योरी शुरू करनी है तो छोटी मोटी बातें निकलनी है। बहरहाल ये बात मैंने नहीं पढ़ी थी, थोड़ी सी आपके साथ ज्यादती, कोई बात नहीं, होनी चाहिए हल्की फुल्की। सवाल में बहरहाल मसला ये आ रहा है कि सवाल के अंदर कहीं पे हमें रेंटल नजर नहीं आए, ठीक है, शायद आखिरी पॉइंट में गिवन हो। वो कहता है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 million वॉज इनकर्ड बाय एसएल फॉर ईच ऑफ अबव। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये तो आईडीसी है, ठीक है, ये आईडीसी आ गई। अच्छा, उसके बाद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, जो कि 10% से ज़्यादा है, इसलिए डीलर वाले सवाल में ये 15% ही यूज़ करेंगे। ये तो सारी बातें होंगी डीलर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, लेकिन पूरा सवाल हमने पढ़ लिया। कहीं पे आपको रेंटल नज़र आया? रेंटल मिसिंग हो तो क्या सिखाया था? लेसर का फॉर्मूला। चाहे जिस मर्जी का सवाल है और रेंटल, लेसी का सवाल भी है, रेंटल मिसिंग है तो रेंटल निकलेगा किस फॉर्मूला से? लेसर के फॉर्मूला से। वो जो नेट इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने तोड़कर कहा था नेट इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले को, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआर, ठीक है। और इस फॉर्मूला के अंदर रेट कौन सा हमेशा यूज करना है? इम्प्लिसिट। जब रेंटल निकल आए तो फिर ये वर्किंग जीरो कहा था, इसको फाड़ के फेंक दो और अपना सवाल शुरू करो। तो अगला मामला फिर आपने देखना है कि अगर वो लेसी का सवाल है तो अगर लेसी को इम्प्लिसिट रेट पता है तो उसको यूज करे सवाल में, नहीं तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अगर सिंपल लेसर का सवाल है तो इम्प्लिसिट रेट यूज करे, और अगर वो डीलर मैन्युफैक्चरर का है तो हायर ऑफ मार्केट रेट या इंटरेस्ट, ये इम्प्लिसिट रेट यूज करे, ठीक है। लेकिन ये सारे रूल्स कब लगेंगे? जब रेंटल निकल आएगा। रेंटल निकालने के लिए लेसर का फॉर्मूला और इम्प्लिसिट रेट, बस याद रहेगा। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी? वर्किंग जीरो करनी है, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर, चल यार, प्लस आईडीसी ऑफ लेसर। अगर सवाल में गिवन होगी तो ले लेंगे, नहीं तो जीरो कर देंगे। लेकिन एक और एहतियात भी थी, और वो एहतियात क्या थी? आईडीसी गिवन भी हो, डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल करते हैं उसको जीरो ले लेना, ठीक है। बस ये छोटी छोटी बातें जहन में रह जाएं तो बार बार करने का मकसद ही यही होता है जी। इसमें हम पीवी ऑफ एलपी लेते हैं प्लस पीवी ऑफ यूजीआर। वैसे ये तो अभी फॉर्मूला, चलो खैर। अच्छा जी, अब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सवाल के अंदर कितनी गिवन है? 30, ये सामने 30 अभी पर पढ़ा के गया हूँ, ठीक है। तो फेयर वैल्यू कितनी है? 30। अब वैसे आईडीसी तो आप एक लेने ही लगे थे, लेकिन याद आया ये तो किसका सवाल है? डीलर मैन्युफैक्चरर का, तो जीरो कर दिया, ठीक है। उसके बाद किराए ही तो ढूंढने निकले हैं, तो रेंटल एरियर में है और रेट है 1.1। कितने किराए हैं भाई? ये 4 साल की लीज है और 4 ही किराए हैं, एनुअल किराए हैं, तो -4 करेंगे डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये इतनी ज़्यादा जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, काम हो गया आपका। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आपने लेनी थी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी भी आप ले लीजिएगा, ठीक है जी। ये तो असल सवाल के अंदर रेड ब्लैक करते रहेंगे, अभी ब्लैक ही करें ऐसे ज़रा कि जी वो तो हम चलो नहीं कर रहे थे ना से। अच्छा जी, यूजीआरबी कितनी है भाई साहब? यूजीआरबी कितनी है? वो कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था कि द रेजिडल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज 5 मिलियन, और कुछ इसमें से गारंटीड है, लेसर के रिश्तेदार ने की हुई है। किसके रिश्तेदार ने? लेसर के रिश्तेदार ने। स्टैंडर्ड इसके बाद जब पढ़ाऊंगा तो ये बात बीच में ऐड हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। लेकिन फिलहाल इतनी बात अच्छा है, अलग से याद होगी कि लेसर का रिश्तेदार अगर कोई गारंटी भी कर रहा है ना, तो स्टैंडर्ड कहता है ये कोई गारंटी नहीं है। गारंटी वो जो लेसी दे, गारंटी वो जो लेसी दे, या कोई लेसी का जानने वाला दे, या ये इंश्योरेंस वाले दें, या जिससे आपने एसिड लेके लेसर साहब आगे दिया है ना, वो मैन्युफैक्चरर दे, ये तो फिर भी मानने वाली बात है, ठीक है। यानी उस लीज से रिलेट कराता है। जो आपके किसी रिश्तेदार, एसोसिएटेड कंपनी ने, किसी जानने वाले ने गारंटी की है, मेरी नज़र में वो इस लीज के अरेंजमेंट में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। हाँ, रेजिडुअल वैल्यू जरूर है, लेकिन कौन सी? अनगारंटीड। कौन सी? अनगारंटीड। थोड़ा सा उधार है, अब क्या कर सकता हूँ, ये पॉइंट है, पढ़ा नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5। इसमें से कितनी गारंटीड है? अब ये 0, तो बाकी
ये 0 क्यों लिया जी मैंने? क्योंकि लेसर का जानने वाला कोई गारंटी दे भी तो स्टैंडर्ड कहता है ये कोई गारंटी मेरी नज़र में नहीं है, ये अनगारंटीड है। जैसे बाहर दुनिया से आपको मिलने का अंदाजा था, बस वही उसी में डालो जी। है, लेकिन ये सवाल किसका है? डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का है। आपको वो सफ़ा पढ़ाया था हैंड रिटन वाला, ज़रा जाके दोबारा उस पर देखो, 2 एहतियातें पढ़ाई थी, देख लो एक नज़र, कोई बात नहीं, सब देख लो, ठीक है। उसमें सबसे पहले लिखा था अगर रेंटल या रेट मिसिंग हो तो लेसर का फॉर्मूला यूज़ होगा और इम्प्लिसिट रेट यूज़ करेंगे। फिर नीचे 2 एहतियातें थी। पहली एहतियात, अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल हो और आप शायद यही ओपन हो, नहीं ये फॉर्मूला लगेगा, इम्प्लिसिट रेट यूज करना है, पहला रूल। दूसरा, आईडीसी ऑफ लेसर इस इक्वेशन में 0 ले लेना अगर गिवन भी हो, कब? जब डीलर या मैन्युफैक्चरर आ जाए, ठीक है। चलो अच्छा जी, ये थोड़ा सा बहरहाल मेरे हिसाब से ये मैंने अभी पढ़ा है, मेरे जहन में नहीं था कि ये बात हमसे अभी पढ़ने से रही हुई है, तो ये बस समझने थोड़ी सी जाती है, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा। मैं अभी पढ़ा देता हूँ, पिछले सेशन वाला ही दिखा देता हूँ, एक कैलकुलेशन सामने ऐसे, बल्कि दिखा ही दूँ, क्या ख्याल है, सवाल भी होता रहेगा, ये तो देख ही लेना। ये बात फड़का ही देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पहले लबना पड़ेगा। इस पे तो टाइम भी लगेगा, लबने पे भी टाइम लगेगा, लिखने पे भी टाइम लगेगा। 1-2 टाइम इसे फटाफट में नज़र आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दफ़ा करेंगे। ये लेसर अनजान टू लेसर, क्या लिखा हुआ जी? अनजान टू लेसर में लेसी भी है, लेसी का एसोसिएट भी है, और मशीन का सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी भी है। अब ये तकरीबन 9:30 बजे के करीब लेसी लेसर के पास आया, उसने कहा मुझे लीज पे एसेट चाहिए। लेसर ने कहा लीज टर्म के एंड पे रखोगे या वापस करो? मैं वापस कर दूंगा, मुझे गारंटी करो। 6 मिलियन गारंटी कराया। लेसर ने कहा नहीं, तसल्ली नहीं हुई, कुछ और। लेसी ने अपने अब्बू को कॉल की, अब्बू जी वो कह रहा है कुछ और गारंटी। अब्बू जी ने कहा मेरी तरफ से भी 1 मिलियन गारंटी। हाँ ठीक है, नहीं कुछ और। भैया अब आप खुद देख लो, ठीक है। लेसर ने मशीन जिससे खरीदी थी उसके सप्लायर को फोन कर दिया, यार को आप भी गारंटी करें, आपकी मशीन आगे लीज पे दे रहा हूँ कुछ। उन्होंने कहा, या इंश्योरेंस कंपनी ने कहा एक हम भी करते हैं, ठीक है। अब लेसर है कि उसका पेट जो है वो दोज़ख की आग ही भरेगी, लगता है ख़त्म ही नहीं हो रही उसकी भूख। वो कह रहा है नहीं 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 कुछ और। अब यहाँ पे तो कोई बचा नहीं, तो लेसर ने अपने अब्बू जी को फ़ोन किया कि अब्बू जी मुझे तसल्ली नहीं हो रही, ठीक है, तो कुछ आप भी ज़रा शफकत फरमाएं, कुछ आप भी थोड़ा सा, मैं डर रहा हूँ, ज़रा मुझे गारंटी करें इस अरेंजमेंट में घुसने के लिए। तो लेसर के अब्बा जी ने कहा, लेसर के एसोसिएट ने कहा, वह तो ये पेरेंट है, एसोसिएट नहीं होता, तो लेसर के जो है वो चचा ने कहा, ठीक है, कि 1.5 मिलियन मेरी तरफ से भी गारंटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में क्या आए और क्या ना आए, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में क्या आए और क्या ना आए। अच्छा चलो ये कॉन्सेप्ट भी साथ ही हो गया। अब ये 6 भी गारंटीड है, ये 1 भी गारंटीड है और ये 1 भी गारंटीड है, क्योंकि ये लोग क्या हैं, अनजान टू लेसर, ये इन्होंने गारंटी कर दिया, इसको स्टैंडर्ड कहता है ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन
जो लेसर के जानने वाला टू लेसर, जानने वाला टू लेसर, लेसर के रिश्तेदार ने जो गारंटी किया है उसको स्टैंडर्ड कहता है ये मेरे हिसाब से गारंटी नहीं है। अपने तो वैसे ही कहते हैं हाँ ठीक है यार चल कोई नहीं मैं तेरे नाल हाँ, बाद से फिर कोई नहीं बेटा वैसे ही कहा था, ठीक है चाचा कह रहे हैं बेटा तो हौसला देने के लिए कहा था, कौन सी गारंटी, मिसाल देने के लिए याद रह जाए समझा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। अब ये देखो सोचा उसने कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी एंड पर 12, रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी 12, तो स्टैंडर्ड कहता है जीआरबी में सिर्फ क्या डाल सकते हो, ये वाला 6, ये वाला 1, ये वाला 1, जबकि ये 1.5 गारंटीड नहीं है, तो जो आपका 12 में से 8 निकलकर बाकी 4 बचना है ना, ये 4 सारा ही अनगारंटीड है, हालांकि इसके अंदर शामिल पड़ा है आपके रिश्तेदार वाला 1.5 भी। इसकी पिक्चर ले, फिर मैं आपको बताता हूं ये डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई, फिर सवाल पे वापस जाते हैं। ये समझ आई है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस रह गया था असल में, मिस हो गया था, माजरत चाहता हूं, वो सवाल आपके तरफ पहले चला गया। अब एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड में वो रहा हुआ है, तो वो तो फिर आपका टेस्ट सही नहीं ना है, मैंने पढ़ाया नहीं है तो वो तो मेरी तरफ से पेंडिंग है, तो वो आपको नहीं बात समझ में आती तो वो आपका कसूर नहीं है। हाँ पढ़ाई हुई चीज गलत करके आओ फिर कसूर आपका है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा पढ़ा दूं साथ में जी। ये किसकी डिस्कशन की जी हमने, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो जीआरवी में क्या क्या आ सकता है, गारंटीड बाय लेसी या लेसी एसोसिएट या मशीन का सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में ऐसी कोई छोटी सी बात है, अब स्टैंडर्ड के अंदर देखो, लेकिन आई के अपने क्वेश्चन के अंदर उसको घुसा लिया, ठीक है। लेसर का एसोसिएट, अगर लेसर का जानने वाला अगर गारंटी करे तो स्टैंडर्ड कहता है मैं इसको गारंटी नहीं मानूंगा, ये अनगारंटीड है। तो एक एग्जांपल बन गई, 12 रेजिडुअल वैल्यू है तो वो सारे गारंटीड में आ गए, लेकिन 1.5 नहीं आया, तो जो बैलेंसिंग 4 है वो सारा यूजीआरबी, इसके अंदर 1.5 भी शामिल है रिश्तेदार वाला लेसर के, ठीक है। ये यहीं पे रखते हैं और जाके पढ़ते हैं कहीं से, डेफिनेशन पढ़ लें फिर वापस आ जाएंगे इधर, हैं कहीं पे ढूंढनी पड़ेगी, कहीं पे देखो ज़रा आपको नज़र आनी चाहिए जीआरवी यूजीआरवी की बात, तो मैं वहाँ से आपको बताऊं कि ये बात हमने अभी भी पढ़ी है, एग्जाम्पल्स भी की थी ना जहाँ हमने उस दिन, ये पेज 40, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू असल में जिस दिन कराई थी ना यहाँ पे, उस दिन ये मैंने पढ़ाना था साथ ही, लेकिन बस ज़हन से निकल गया, शायद मिस हो गया। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, इट इज अ गारंटी मेड टू लेसर बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, जिसके अंदर मैंने क्या कहा है, कौन कौन सी चीजें आ गई, कौन कौन आ गया, लेसी इज अनरिलेटेड ना, रिश्तेदार थोड़ा ही है लेसी, उसके बाद लेसी का एसोसिएट, ठीक है, उसके बाद सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी आ गई। तो ये सब कौन है, जो अनरिलेटेड हैं टू लेसर, लेसर के रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ गारंटी मेड टू अ लेसर बाय अ पार्टी अनरिलेटेड लेसर दैट द वैल्यू और पार्ट ऑफ वैल्यू, दैट द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसिड, अंडरलाइंग एसिड कहते हैं यार जिस एसिड के बारे में बात हो रही होती है ना हमारी, जैसे आप बात कर रहे हो जी ये प्लांट लेसर ने लीज पर दिया और इसके ये रेंटल थे और ये रेट है और ये लटरम है पटरम है, वो सारी बातें जिस एसिड के बारे में हो रही है वो अंडरलाइंग एसिड को कहते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है इट इज अ गारंटी मेड टू अ लेसर बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर दैट द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसिड एट द एंड ऑफ लीज विल बी एट लीस्ट अ स्पेसिफाइड अमाउंट। तो ये जो लिखा हुआ है ना अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, इससे वो पॉइंट निकलता था जो मैंने आपको वो टेबल बनाकर दिखाया। तो ये छोटी सी बात थी, ये उस दिन हो जाती तो अच्छा होता, खैर देर आयद दुरुस्त आयद, अभी भी हो तो गई, समझ आ गई। पेज 40 पर आपने गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ी आज, बस इतना ही एक बार पढ़ना ही था, बस हो गया बस। अब जरा पेज नंबर बताओ कहाँ थे हम, अब मैं उसको ओपन भी कर दूं, छुपाया हुआ है जो, जल्दी करे, सारा टाइम तो ये ले जाता है। मैं समझा पहुंच गया, मैं ब्रेक ला ली, आ गए जी आ गए। यहाँ तो अब जी, अब इसको खोल डोल कर पढ़ते हैं।
ये पूरी लाइन अब पढ़े। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड एट 5 million। तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी? 5 million, विच इज गारंटीड बाय लेसी या एसोसिएट ऑफ लेसी या थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। ये तो रिलेटेड टू, रिश्तेदार ऑफ लेसर है, तो ये तो इग्नोर करना था, ये ऐसे करके काट देंगे हम, ठीक है, कि जो सारी की सारी गारंटी में डाल दें। आपने गारंटी में डाला होगा शायद, इसको नहीं डाला था, बड़ी बात है, तुक्का लगाया था या क्या हुआ था, चले जो भी है। बहरहाल आपको शायद ये लगा होगा कि लेसी ने तो गारंटी नहीं ना किया, तो थर्ड पार्टी कर रही है, तो इसलिए ये अनगारंटीड है। तो अच्छी बात है, ऐसे जुगाड़ लगा लिया करो। लेकिन आज पूरी पिक्चर आपके सामने है। पूरी कहानी ये है कि लेसी का एसोसिएट अगर हो ना, लेसी खुद ना हो, उसका एसोसिएट हो, ये इंश्योरेंस कंपनी या सप्लायर हो, तो वो भी आप कह सकते हैं कि गारंटीड में आ सकता है। लेकिन लेसर का कोई रिश्तेदार अगर गारंटी दे तो वो गारंटी नहीं है। तो फिर सारे का सारा क्या बन गया? यूजीआरवी। और तो ठीक है ना? अच्छा, तो बोलें जी, यहां पर कितना है जी? जी 5 है इंटू 1.1 रेज टू पावर -4, ठीक है। तो आर यानी रेंटल कितना आ गया? 8.39। साइड पे ही कर दो इन्हों यार, बाद से पढ़ना आएगा तो देख लेंगे, वैसे अब तो ज़हन में बैठ गया जी। रेंटल आ गया 8.39, एनुअल रेंटल आ गया, ठीक है। अब ये रेंटल ही बस हमें चाहिए था, तो इसको सामने रखें, और बाकी अब वर्किंग ये आपके किसी काम की नहीं है। मैं ऐसे करके काट देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे, बस ये ख़त्म कहानी। अब ये रूल शूल यहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। इन रूल्स ने आगे नहीं जाना, ओके। ये मतलब इम्प्लिसिट रेट लगेगा नहीं। अब अगला काम वही है जो आपने सीख रखा है। अब रेंटल निकल आया, अब सवाल देखो किसका है। जिसका सवाल उसका इंटरेस्ट वाला रूल वो जो पढ़ाया था एक ट्री बना के, कि लेसर इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा, लेसी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा अगर उसको पता है, नहीं पता तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा, और मैन्युफैक्चरर डीलर हायर ऑफ। तो ये अब अगले रूल लगने, इसलिए मैं इस वर्किंग को ऐसे करके काट देता हूं कि अब इसको कंफ्यूज ना करना आगे सवाल के अंदर, ठीक है। चले तो फिर वर्किंग वन अब हमारी अब हमारा सवाल प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ चाहता है जी। और डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल है, तो कॉस्ट आएगी कितनी जी? 20, और फेयर वैल्यू कितनी है? 26 है। अच्छा, कॉस्ट 26 आ गई, फेयर वैल्यू 30 आ गई। उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अब वो काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लीज पेमेंट्स अलग रखनी है और यूजीआरवी अलग, ठीक है। लीज पेमेंट में आती है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। अब मुझे बताओ, डाउन पेमेंट है कोई पूरे सवाल में? सिर्फ रेंटल है, तो 8.39 का रेंटल। कितने रेंटल हैं? 4 हैं। कोई जीआरवी है जी? नहीं, कोई जीआरवी नहीं है। यूजीआरवी है जी? सारा ही यूजीआरवी है, इनटू, अच्छा अभी तो बस 5, ठीक है। आंसर बताओ। 38.56, ठीक है जी। और अगली चीज क्या है जी? नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें पीवी ऑफ एलपी को अलग रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अलग रहेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी अलग रहेंगे जी बच्चों। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में 8.39, अब बनाएं पहले या कोई मसला नहीं है, कर लोगे, इजी है। 4 किराए हैं। अब किसका सवाल कर रहे हो? डीलर लेसर है। डीलर लेसर कौन सा रेट यूज करेगा? 10%। अगर मार्केट रेट गिवन है तो उसको चेक करेंगे पहले, इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट में जो हायर है वो यूज करेगा। तो हायर क्या है? तो फिर 15%। और कुछ चीजें पक्की हो रही हैं। अब कितने किराए हैं? 4, बस ठीक है, डिवाइड बाय 0.15 आ गया। और उसके बाद पीवी ऑफ यूजीआरवी के लिए 5 को 15% के हिसाब से 4 साथ पीछे ले आओ, अलग अलग रखना है। अब तो मजबूरी है, इस सवाल में तो ज़रूरी है जी। ब्लैक का आंसर 23.95 और रेड का आंसर 2.86, और ग्रैंड टोटल आ गया 26.86।
ठीक है जी। अच्छा, अब मांगी उसने एंट्रीज थी। वर्किंग 2 में शुरू करते हैं थोड़ा सा काम। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। अच्छा, वैसे टेस्ट हमने लगाए हैं कहीं के नहीं लगाए? टेस्ट तो नहीं लगाए थे ना, तो अभी टेस्ट लगा लो। पीवी ऑफ एलपी आ गया, और बोलो इसको पकड़ो और फेयर वैल्यू से कंपेयर करो, कितने % आता है? 79%। गड़बड़ हो गई है। यूजफुल लाइफ कहीं गिवन है? कहाँ? अच्छा, वो तो पहले ही कर लिया था फिर। हाँ, यूजफुल लाइफ कहाँ गिवन है? द रेजल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज एस्टिमेटेड एट 5 मिलियन। कहाँ लिखा ये? इकोनॉमिक। ओ बस, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो 5 टेस्ट में से हमारा बाय द वे टेस्ट 4 जो है सबसे मजबूत टेस्ट है, वो फेल हो गया है, 90% के बराबर नहीं है। लेकिन जब हम लीज टर्म देखते हैं तो लीज टर्म 4 साल है और इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 5 साल। तो 4/5 75, जितना भी है 75% से ऊपर है, तो इसलिए ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। तो इसलिए आगे चल पड़े हैं अब हम। अच्छा जी, 1 जनवरी 2020 पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? 23.95 ना, 23.95 ना भाई ना, 26.81। ये नेट इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चले, अच्छा जी, अब उसने एंट्रीज हमसे मांगी हैं ईयरली और एरियर में है, तो 31 दिसंबर पर पहला किराया आएगा 8.39। इंटरेस्ट कितना होगा इसमें? 4.02। प्रिंसिपल 4.37। और बस मेरे ख्याल में तो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस अब आपने एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज यहाँ पे कर लेते हैं। बल्कि अच्छा नहीं लगता, उसको बिल्कुल ही ना उड़ाएं। वैसे आपने वो काटना नहीं, आपने पर्चे में उसको वर्किंग रखिएगा, क्योंकि आपने यहाँ जो 8.39 लिखा है उसमें आप रेफर करेंगे उस वर्किंग को कि मैंने कहाँ पे निकाला है। ये तो आपको ज़रा याद करवाने के लिए मैं कर रहा हूँ, जीरो वर्किंग जीरो करके और उसको काट रहा हूँ ताकि पक्के हो जाओ। ये बड़ा मसला है, ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब इधर इम्प्लिसिट रेट है तो आगे भी वही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पर्चे में क्या करोगे, इसको पर्चे में वर्किंग 1 कर लेना है, वर्किंग 2 और 3, मसला क्या? वो तो एक बार ही करना है, तो पक्का कर लिया ना कि ये वर्किंग 1 होती है, ये वर्किंग 2 होती है, तो जरूरत पड़ने पर आगे पीछे वर्किंग 3 कर लेना उसको। जब वर्किंग 1 और 2 बना लोगे, ओहो रेंटल नहीं है तो 3 कर लेना, लेकिन प्रॉपर उसको रेफर करना और फिर काटना नहीं है, ठीक है। ये तो याद करवाने के लिए। हाँ जी, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 एंट्रीज करनी है। तो 1 जनवरी 2020 पर जी, लेसी है, लेसर है, सादा है या डीलर है, और उसकी फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है? फाइनेंस है। तो फिर लंबी वाली एंट्री, लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट पर रिकॉर्ड होगा और ये कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी पे। और अगला है जनाब लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्लस नहीं, और पीवी ऑफ एलपी। और उसके बाद इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी? कॉस्ट पे, ठीक है। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में देखें कितनी है जी? 26.81। कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट 26। पीवी ऑफ यूजीआरवी हम निकाल के रखे हुए हैं ऑलरेडी 2.86 और 23.14 आ गया, ठीक है जी। सेल लोअर पर लेनी है, फेयर वैल्यू, इधर देखो, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। यानी इस सवाल में ये वैसे भी लाजमी अलग दिखाना है, क्योंकि इसमें से लोअर कौन सा उस पर रिकॉर्ड करना को। तो इस वक्त पीवी ऑफ एलपी लोअर है 23.95 और इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 26। हो गई टैली, एंट्री होगी टैली। उसके बाद 1 जनवरी पर ही एक एंट्री जो भूल गए होंगे आप, मुझे लगता है भूल गए होंगे, भूले थे ना? भूले थे, नहीं भूले थे? भूले थे, नहीं भूले थे। ये सेलिंग एक्सपेंस करेगा, आईडीसी को ये सेलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। और तीसरी एंट्री होगी 31 दिसंबर 2020 पर, और ये एंट्री होगी, अब
कैश आया है तो कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, सिंपल एंट्रीज हैं, ठीक है। ये बस एक ही इसीलिए मैंने वर्किंग की थी। तो 8.39 आया, 4.37 इसमें कैश, सॉरी 8.39 कैश आ गया, 39 4.37 और 4.0। अच्छा वैसे बाय द वे जिसको ना रेंटल मिल रहा हो वो रेंटल ऐसे ही कुछ जूम करके अपनी तरफ से तो चल पड़े तो उसको नंबर तो मिलने चाहिए ना, रेंटल ही गलत है ना, बाकी सब तो उसने सही किया होगा, ठीक है और सही है ना। लेकिन बस देखो छोटा सा मसला था और सवाल इतना आसान होता है लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा होता क्योंकि बस रेंटल मिसिंग है जी, वो नहीं मिल रहा, ठीक है। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? ये कौन सा पास पेपर है जी? पास पेपर 15 का 1 है ये। अब पिक्चर ले लें। अच्छा जी, अब हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपनी स्टार्ट करनी है। होमवर्क में तो काम होगा ही, देखते हैं नया, लेकिन फिलहाल लीज की क्लासिफिकेशन, लीज है भी कि नहीं ये डिसाइड करना होता है इंसेप्शन ऑफ लीज पे खड़े होकर। मैंने आपको कहा था इंसेप्शन कहते हैं मंगनी को, कमेंसमेंट निकाह, मतलब कमेंसमेंट से तो जनरल एंट्रीज शुरू होती हैं, लेकिन जिस दिन बैठ के आप मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर रहे होते हैं, लेसी और लेसर जो है, उसको इंसेप्शन डेट कहते हैं। उस दिन जब टर्म्स एंड कंडीशंस मेजर तय की जाती हैं तो उस दिन बैठकर ये डिसाइड किया जाता है कि ये लीज भी है कि नहीं। अगर लीज है तो फिर उसको IFRS 16 में लेकर आते हैं, फिर लेसी अपने हिसाब से सवाल करता है और लेसर अपने हिसाब से लेकर चलता है उसको। ये कहानी तो तब शुरू होती है जब लीजेस में ये आता है। तो आज हमने वो बात जो शायद सबसे पहले करनी चाहिए थी हम सबसे आखिर में कर रहे हैं कि लीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट लीज है भी कि नहीं ये कैसे डिसाइड होगा, तो इस तरफ जाना है जी। क्वेश्चन है उसका उस्मान आपका इसमें से जी, कौन सा सवाल? वो हमने क्लास में किया था, हमने क्लास में कर लिया था, सॉल्व कर लिया था ना, जिस दिन ये उठ के गए थे, ये उस दिन किया था। तो इनको बताइए कि हम इनको इसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा जी, किसी के रजिस्टर को ओपन करके, बल्कि किसी बच्चे से पूछें, आपको बच्चा पढ़ाएगा, बड़ों को बच्चा पढ़ाएगा। अच्छा जी, ऐसा है, अब ज़रा ढूंढें ये जगह कहाँ पे पाई जाती है ताकि उसी के साथ ही ज़रा वर्किंग शर्किंग थोड़ा टेबल टूबल बनाते हैं। बहुत सादा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आई कैप इसको ऐसे ही थोड़ा सा एक आधा MCQ में छेड़ दिया, एक आधा ऐसे पार्ट B में छेड़ दिया, तो बच्चों ने इसको लिफ्ट नहीं कराई, उसको भी पता लग गया कि ये चीज़ नहीं पढ़ के आते। तो आई कैप ने फिर ये जो रिसेंट अटैम्प्ट गुजरी है इससे पिछली अटैम्प्ट के अंदर सिर्फ इसी में से लीज का सवाल डाल दिया कि बताओ, कुछ लेकर ना लीज, कोई अरेंजमेंट देकर उसने पूछ लिया बताओ ये लीज है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कंट्रोल टेस्ट लगाने पड़ते हैं, तो ये सारा कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सवाल भी दिखाऊंगा आपको, फिलहाल तो ज़रा पढ़ तो लें। आप क्लास के बाद मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लेना कोई, ठीक है, अगर मैं आपकी पकड़ में आ गया। वो लब जा, हाँ आ गया। अच्छा जी, छोड़ें पेज नंबर को, छोड़ें, पहले थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। लीज इज अ लीज, कॉन्ट्रैक्ट वैसे लिखना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज, यूं लिख देता हूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सामने है वो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज और इज नॉट अ लीज, इज और नॉट इज, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज और इट इज नॉट अ लीज। अब ये हमने डिसाइड करना है, ये हमने डिसाइड करना है, इसको अंडा बना देते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। अब अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये डिसाइड करना है कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको 2 टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो टेस्ट बड़े हैं, मतलब डॉक्टर ही बन गए तुसी, ठीक है। पहला टेस्ट कहलाता है जी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, पहला शुगर का टेस्ट,
फिर ब्लड प्रेशर का टेस्ट। तो पहला जो शुगर का टेस्ट है वो टेस्ट क्या कहता है, उसके अंदर वो टेस्ट कब पास होगा। ये दोनों टेस्ट पास हो गए तो हम कहेंगे कि ये लीज है। अभी पहला टेस्ट की बात कर रहा हूँ, पहला टेस्ट पास होगा तो हम कहेंगे कि ये लीज है, और अगर ये पास नहीं हुआ तो हम इसको लीज नहीं कहेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पाया जाना, ठीक है। पहली शर्त ये है कि आपने आइडेंटिफाई किया हो एसिड को एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली। मतलब क्या है समझाता हूं, लेकिन एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन का होना शर्त है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन का होना शर्त है, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, इसका मतलब बच्चों ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने अपने साथ वाले भाई से कहा कि भाईजान ये साथ एक रूम है, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे एक ब्लैक कलर का डॉलर का मार्कर पड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर 5129। ये गया, इसने जाके मार्कर्स में से, इन सब मार्कर्स में से पहले ब्लैक मार्कर को देखा, मिल गया उसको, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने नंबर देखा, हाँ ये एसिड मुझे लीज पर दिया गया है। यानी इन सब एसिड्स में से जो एसिड मैंने लीज पर लिया है, लीज पर इसको दिया है या इसने लीज पर लिया है, वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास कर रहा है, एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिट ही होना जरूरी नहीं है, इम्प्लिसिट से भी काम चलेगा। क्या मतलब, मैंने कहा भाईजान साथ वाले कमरे में जाएं और मार्कर पड़ा है वो ले जाएं लीज पे आप। अब ये साथ वाले कमरे में गया तो उसमें मार्कर पड़ा ही सिर्फ एक था, यही एक मार्कर था जो कि ब्लैक भी था, तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी। मतलब समझाने के लिए जरा मैंने मिसाल दी। तो क्या है जी, पहली शर्त क्या है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, पहली चीज क्या है कि एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं यानी कि लेसर ऐसा कोई राइट ना रखता हूं कि मैं इसको किसी भी वक्त कहूं लीज पे ले गया, ठीक है। मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि मैं एक दिन बाद आके कहूं यार असल में ना वो ब्लैक मार्कर की ना मुझे जरूरत है, एक और बंदा आ गया उसने ब्लैक मार्कर मांग लिया है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारे लिए काला नीला पीला एक जैसा ही है, तुम तो कलर ब्लाइंड हो हैं, तो तुम ये करो, ये ब्लू वाला रख लो और ये मुझे दे दो। इससे मुझे फायदा ये होगा कि वो जो नया लेसर आया है, जो नया लेसी आया है, वो मुझे इसके डबल पैसे देने के लिए तैयार है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। Now what I have done, I have substituted the acid। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर लेसर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट हो, सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट हो, तो फिर मैं इसको लीज ही नहीं मानता। ये तो कोई बात ना हुई कि आज एसिड आया पड़ा और किसी भी वक्त वो आके यहां से ले जाएगा और कोई और चीज दे जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर दूसरी चीज क्या जरूरी है कि मेरे पास यानी लेसर के पास, लेसर हैज नो सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट, लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट, जरा आसान कर दूं, नो सब्स्टिट्यूशन राइट। मेरे पास एसिड को बदलने का राइट नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर एसिड मेरा ही है, एसिड के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट होगा, रेंटल एग्रीमेंट कर लो, वो रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वो लीज के अंदर आने ही नहीं दे रहा स्टैंड, ठीक है, सही है। तो दूसरी शर्त क्या है कि लेसर के पास सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो शर्तें हो गई, बोलो। अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी तफसील के, ये पहला तो सिंपल है ना, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट राइट जो है उसका तो मतलब समझ आ गया, लेकिन लेसर हैज नो राइट, नो सब्स्टिट्यूशन राइट का मतलब क्या है, मतलब कब स्टैंडर्ड कहता है मैं समझूंगा कि लेसर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट है, ये मैं कब मानूंगा, ठीक है। इसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है जी,
सब्सटेंटिव राइट एग्जिस्ट करता है मेरी नजर में, मेरे बारे में कह रहा है, मैं लेसर हूं, ये लेसी है, ठीक है, मेरे बारे में स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, सिर्फ ये कह देना कि सब्सटेंटिव राइट, ये राइट टू सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करता है, ये मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मेरी नजर में सब्सटेंटिव राइट टू सब्सटेंटिव का लफ्ज हटा दो थोड़ी देर के लिए, ऐसे परेशान हो रहे। मेरी नजर में लेसर का सब्स्टिट्यूट करने का राइट कब एग्जिस्ट करेगा, जब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ऐसा एसेट है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो कि उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सके। क्या मतलब? मतलब कि मैंने कोई एक प्लांट एंड मशीनरी आइटम है, ठीक है, तो कोई एक मशीन है जो इसको मैंने लीज पर दी, ठीक है, और मैंने कह दिया जी मैं कभी भी इसको चेंज कर लूंगा, एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है। तो अब इसने वो मशीन ले जाकर इसने बाकायदा वहां पर साइट प्रिपेयर की और उस मशीन को इंस्टॉल किया, 2-3 महीने लगा के सारा कुछ करके काम शुरू कर दिया। अब अगर मैं जाऊं 6 महीने बाद, 2-3 महीने गुजर गए, 6 महीने टोटल हो गए लीज पर दिए हुए इस एसेट को, ठीक है, 6 महीने बाद में क्या, मैंने जाकर यार ये जरा प्लांट मुझे दे दो ना उखाड़ के, और ये नया तुम लगा लो। स्टैंडर्ड कहता है ये को प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसी चीजें तो ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं कि इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकते। सब्स्टिट्यूट किए जाने वाली तो चीजें ऐसी हैं, मार्कर ये देकर और मार्कर कलर का ले आऊं, या इसको कोई गाड़ी लीज पे दी हुई है तो कल को जाके वो गाड़ी दूसरे कलर की देके इसको और ले आऊं। ट्रेन दी हुई है इसको कि जाओ आप चलाओ, तुम ट्रेनें, मेरे पास 10-12 ट्रेनें हैं, ठीक है, तो एक ट्रेन इसको लीज पे दी हुई है तो जाकर मैं उसका कोई और कलर की ट्रेन देकर वो और दूसरी से ले आऊं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन ये कोई ऐसे प्रैक्टिकल पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी कि एक प्लांट इसको मैंने दिया और उसने जाके इंस्टॉल कर लिया और आप स्टैंडर्ड कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो इसमें सब्स्टिट्यूशन राइट है लेसर का। नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन राइट एग्जिस्ट कब करेगा, ये इसके बारे में लिख रहा हूं थोड़ा सा कि सब्स्टिट्यूशन राइट एग्जिस्ट, सब्स्टिट्यूशन राइट इज सेड टू एग्जिस्ट, is said to exist if it is practical ability हो उसको सब्स्टिट्यूट करने की, if practical ability exists, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और दूसरी बात, अगली बात ये कि लेसर यानी मुझे वुड गेट बेनिफिट, मुझे इससे फायदा भी होगा। यानी मैं क्यों गया हूं मार्कर इससे तब्दील करवाने कि मुझे, मैंने इसलिए पहले बात कर दी थी कि मुझे एक और बंदा आया, वो कह रहा है मुझे अगर ब्लैक कलर का मार्कर आप देना तो मैं आपको इसका डबल किराया दूंगा, ठीक है। गाड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ी, मेरी बारात है, मैंने ब्लैक कलर की गाड़ी में लेकर जानी है, ठीक है, तो मेरी घरवाली के सूट के साथ वही मैच कर रही है। अब वो गाड़ी ब्लैक कलर की अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको डबल किराया दूंगा उसका, 2-3 महीने के लिए मैंने रखनी है, डबल किराया दूंगा मैं उस गाड़ी का, ठीक है। अब भाईजान के पास गाड़ी है, इन्होंने तो आना है दफ्तर सुबह और शाम को वापस जाना है, तो इसको जाके मैंने कहा कि यार तुम्हारा क्या यार, तुमने गाड़ी में बैठ के जाना है ना, ये व्हाइट वाली कार ले लो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब एक तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि मैं इस एसेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और दूसरा इससे मुझे लेसर को बेनिफिट भी होता नजर आ रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें हों, प्रैक्टिकल एबिलिटी भी हो और मुझे उससे बेनिफिट भी होना हो, और फिर राइट टू सब्स्टिट्यूट अगर मैंने रखवाया हुआ है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है ये लीज मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेल हो गया है, ये लीज नहीं है, कोई और ही कॉन्ट्रैक्ट है, फिर लीज नहीं है। राइट टू सब्स्टिट्यूट है तो फिर लीज नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करना है, करें।